सभी साथी शेयर करते रहें और बताएंगे मेरी आवाज़ आ रही है तो फिर हम शुरू करते हैं। शेयर करते रहें एक बार। नमस्कार भैया, पवन भाई, दीपक भाई नमस्कार, सभी को नमस्कार। और शेयर करती रहिए, सब लोग शेयर करेंगे और फिर मैं शुरू करता हूँ। अभी संख्या जुड़ी नहीं है उतनी जितनी जुड़नी चाहिए। नमस्कार संदीप भाई। संदीप भाई हमारे एक ऐसे योद्धा हैं जो मेहनत करते हैं और हिडन मेहनत करते हैं। वो कभी लोगों के सामने शो ऑफ नहीं करना चाहते हैं। ओके पवन भाई, राम 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 पूजन जी। सुशीला जी लिख रही हैं 6800 को ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं। सुशीला जी 6800 की ज्वाइनिंग के लिए तो हम लोग लड़ ही रहे हैं। आप तो बहुत पहले से हम लोगों से जुड़ी हैं। देखो ज्वाइनिंग तो मिलेगी, इसमें तो कोई संदेह वाली बात है नहीं। थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को सही करने में, या फिर जो चीज़ें ट्रैक से उतर चुकी होती हैं थोड़ा समय लगता है उनको सही करने में। संदीप पाल बेंच बदल गई है, प्रभाव पड़ेगा केस पर। मैं सब चीज़ों को कवर करूंगा अभी मैं। डबल रिजर्वेशन के बारे में बताओ, बिल्कुल मैं सभी चीज़ों के बारे में अभी ओपन करके बताऊंगा सबको। एक बार संख्या जुड़ जाए। जज का क्या मैटर है, निखिलेश जी लिख रहे हैं। मैं सब बताऊंगा अभी। देबू वर्मा नमस्कार भैया। चलिए शुरू करते हैं, जितने भी लोग जुड़ गए काफ़ी हैं, ठीक है। पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। और आज देखिए, मैं हमेशा ही कोशिश करता हूं कि मैं आरोप प्रत्यारोप इन सब चीज़ों से बच सकूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कमेंट देख के या लोगों की प्रतिक्रिया देख कर कभी कभी इस तरह की चीज़ें मन में आ जाती हैं। मतलब इंसान हूँ, स्वाभाविक होता है। अगर कोई किसी को ज़बरदस्ती उंगली किया जा रहा है तो कुछ न कुछ निकलता ही है उसके मन से। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा हटना चाहता हूँ, केस पे फोकस करना चाहता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ जो भी लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, प्लीज़ केस पर फोकस कीजिए। अभी जो हमारा मैटर चल रहा है हाई कोर्ट में, एक सीरियस मोड पर चल रहा है। और केस इतने सीरियस मोड पे चल रहा है कि अगर कोई किसी से मजाक करना चाहे तो वो भी अच्छी नहीं लग रही है। अगर कोई चाहे कि मैं उसके उंगली करूं या फिर कोई मुझे उंगली करे, वो सब चीज़ों का दौर ख़त्म हो चुका है। हम सब लोग इन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। अगर अभी भी यही करना है, केस हमारा एकदम अंतिम पड़ाव पे चल रहा है, जहाँ पर हमें केस ख़त्म करवाना है, केस ख़त्म करवा के नौकरी लेनी है। अगर यहाँ पर भी जो खाली टाइम था उसमें किसने किसको क्या बोला, आरोप प्रत्यारोप सब चलते हैं, चले भी, आप सभी लोगों ने देखा। लेकिन अभी जो हमारा मैटर है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है। जो पिछली डेट में बहस हुई थी 19 तारीख में, 19 तारीख की बहस को देखते हुए जो आप लोगों ने देखा 19 तारीख में, जो बहस जनरल के वकीलों ने की, जो बहस सरकार की देखी आप लोगों ने, और उसके बाद तीसरी बहस जो देखने को मिली वो अपनी तरफ से संदीप जी की देखने को मिली। लगभग 3.5 घंटे उस दिन सुनवाई हुई थी। लगभग 3-3.5 घंटे उस दिन सुनवाई हुई। और हमारी कोशिश ये है कि 3 तारीख को भी उस चीज़ को दोहराया जाए। अगर 3 तारीख को उस चीज़ को दोहराया जाता है तो निश्चित ही
देखिए उस दिन अगर जिस तरीके से मैटर चल रहा था 19 तारीख को, 2 दिन और चल जाता, 20 और 21 में चल जाता। कोशिश हमारी यही थी, जज साहब ने बोल भी दिया था कि 20 और 21 में आइए 2/15 पर। अगर हमारा 2 दिन और चल जाता वो, तो मैटर हमारा फिनिश था। ठीक है, कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं कि चीजें, कोशिश ये की जाती है कि चीजें खराब होने से बढ़िया है कि थोड़ा सा चीजें पीछे आप कदम हटा के आगे लंबी छलांग मारें। और ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को किसी को ये लग रहा हो कि उस दिन की जो बहस हुई थी, देखिए बहस का क्या मतलब होता है कि जिस दिन जो भी बहस हो रही होती है, जिनके वकीलों को बोलने का मौका मिलता है, संदीप जी ने क्या किया था, इस केस को कैटेगरी में डिवाइड करवा दिया था। कैटेगरी में डिवाइड करवाने के बाद कैटेगरी वाइज बहस होनी थी, तो उस चीज को देखते हुए जज साहब ने पहली कैटेगरी जनरल वालों की उठा ली। तो जिसकी जो कैटेगरी उठाएगी उस दिन उनके वकील बोलेंगे, जिस दिन जिनके वकील बोलेंगे उस दिन उनको अपना पक्ष मौजूद दिखेगा। इसमें कोई सोचने, देखिए आपके भी वकील कोर्ट में जा रहे हैं, वो भी अच्छे वकील लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके भी खराब वकील हैं, तो वो भी इसीलिए लेके आ रहे हैं कि उनके बारे में बहस करें। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है ना। तो जिस दिन जिसकी जो बहस हो रही होती है उसको ये लगता है कि आज हमारा पलड़ा भारी है, या फिर अगले दिन जिस वकील को बोलने का मौका मिलेगा उस दिन उसकी बहस देखने को मिलेगी। खैर उस दिन जो कोर्ट में हुआ था मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। उसके बाद जो चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं कोर्ट में हो रही हैं, फाइनल बहस की तरफ चल रहा है। पहले मैं जज को बता देता हूं, फिर केस पे बाद में आता हूं। लोगों के सवाल जज को लेकर ज्यादा है। देखिए जज साहब जो चेंज हुई है बेंच, दरअसल जो पंकज भाटिया जी हैं, पंकज भाटिया जी को लखनऊ से इलाहाबाद शिफ्ट किया गया है। अब हमारे जो नए जज साहब हैं वो आए हैं रजनीश कुमार जी। अब ये बेंच में केस हमारा असाइंड होगा, टाइड अप होगा, वो आगे आने वाले 2-4 दिनों में देखने को मिलेगा। जहां तक है जिस तरीके से असाइंड हुआ था उसी तरीके से होगा। लेकिन एक चीज गौर करने वाली है कि जो हमारा ऑर्डर आया है उसमें यह लिखा गया है 3 नवंबर को 2:15 पे इस केस को सुना जाए। तो ये कंफर्म है कि आपका केस उस दिन सुना जाएगा 2:15 पर। चाहे कितने भी केस ज्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये एकदम क्लियर है। बाकी केस टाइड अप होना है, बेंच असाइन होनी है, क्या होना है वो आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जो हमारे नए जज आए हैं रजनीश कुमार जी, रजनीश कुमार जी के बारे में आपको बता देता हूं। लोग पूछ रहे हैं कैसे जज हैं, क्या हैं, ये वो ब्ला ब्ला। तो मैं विवेक मिश्रा हैं कोई जो लिख रहे हैं चंदा चोर, अब पता नहीं किसको लिख रहे हैं, मुझे नहीं पता, आप लोग जवाब दे सकते हैं उनको। मैं किसी को आज बोलने का मूड में नहीं हूं। तो जो नए जज आए हैं रजनीश कुमार जी, इनकी जो इतिहास रहा है, इनके जो फादर थे वो भी जज रहे हैं, इनसे पहले वो जज थे, और इन्होंने जो अपनी वकालत करी है, इनकी जितनी भी वकालत रही है वो एज ए एडवोकेट सरकारी वकील रहे हैं शुरू से। एक सेकंड आप लोग रुकना, मैं एक कमेंट आ रहा है इनका, बहुत फालतू बातचीत कर रहे हैं। मैं अभी इनको गाली नहीं देना चाहता, लेकिन क्योंकि मैं केस से डाइवर्ट नहीं होना चाहता अभी, शायद हटेगा। तो जो नए रजनीश कुमार जी आए हैं ये शुरू से लेकर सरकार के वकील रहे हैं, चाहे वो सर्विस मैटर के केसेस हों, चाहे सिविल के केसेस हों, चाहे क्रिमिनल रहे हों। इन्होंने सरकार की तरफ से पैरवी की है हमेशा। मतलब ये हुआ कि ये रेस्पोंडेंट की तरफ से वकील रहे हैं, हमेशा रेस्पोंडेंट के वकील रहे हैं ये।
तो ये गवर्नमेंट के खिलाफ तब तक मतलब, या फिर देखिए जिंदा मक्खी तो कोई नहीं निकल सकता, इसमें तो कोई कहने वाली बात है नहीं, लेकिन ये एक ऐसे जज हैं जो चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, और सरकार के खिलाफ जब तक एकदम ठोस सबूत नहीं होता कुछ भी, तब तक नहीं जाते हैं, प्रॉपर जब तक नहीं होता है। ठीक है, ये हो गई इनकी हिस्ट्री। ये पूरे तरीके से सरकार मतलब जब तक इन्होंने वकालत करी अपने वकालत के टाइम पे, उस टाइम पे ये सरकार के वकील रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो 19 तारीख को सुनवाई हुई 3 साढ़े 3 घंटे, वो कोशिश वही है कि फिर से हमारी 3 नवंबर को भी देखने को मिले और ये मैटर जल्दी से जल्दी सुलटे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, ये तो होगी जज की बात। तो इस चीज़ पे कुछ भी किसी को, देखिए एक कहावत है, हम लोग बहुत अपने जो जानकार लोग होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो एक चीज़ हमें सुनने को मिलती है कि उनका ये कहना रहता है, एक हमारे जानने वाले हैं, तो उन्होंने एक बात कही थी, देखिए आप चाहे शादी कर रहे हैं, चाहे लव मैरिज करें, चाहे अरेंज मैरिज करें, लेकिन आपको जो बीवी मिली वो, या फिर केस में आपको जो जज मिल रहे हैं, आपको उन्हीं के साथ चलना होता है। आप उसमें इफ एंड बट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जज मिले हैं अच्छे ही होते हैं हमेशा, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा किसी को गौर देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं के साथ चलना है ना। इसके बाद मतलब जज अच्छे हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आपको याद होगा 90-97 का मैटर, 90-97 का मैटर में भी ऐसे ही रेगुलर बेंच चल रही थी, लगातार केस सुना जा रहा था। उस टाइम पे भी जज साहब को लखनऊ से इलाहाबाद शिफ्ट किया गया था, इरशाद अली साहब को, आपको याद होगा। तो चीज़ें जो भी होती हैं अच्छी होती हैं, उसमें ज़्यादा आप माइंड लगाने की कोशिश मत करो। उसके बाद हम लोग आते हैं केस की तरफ। देखिए केस को अगर हम लोग समझते हैं अपने केस को, तो ये केस है पूरे तरीके से 6800 की नियुक्ति कैसे हो। सरकार ये यहाँ पे आके कोर्ट में रख रही है कि हम इनको शिफ्ट करना चाहते हैं, इनको नौकरी देना चाहते हैं, लेकिन हम साथ में ये भी चाहते हैं कि जो नौकरी कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। ये सरकार का पक्ष है पूरे तरीके से, इसके अलावा सरकार का कोई पक्ष नहीं है। हमारा पक्ष ये है कि हमें नौकरी मिले, बाकी हमारे अलावा बाकी लोगों को नौकरी मिले या ना मिले, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। शायद फिलहाल हमें अपनी अगर मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है और लोगों को, लेकिन फिलहाल हमारा ये पक्ष है कि हमें नौकरी मिले। उन्हें हटाया जाए नहीं हटाया जाए वो उनका प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन अपनी नौकरी पाने के लिए हमें उनको हटाने के लिए कुछ करना पड़े या हमें कुछ और अदर करना पड़े तो वो हम करेंगे, हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा अपॉइंटमेंट हो एट एनी हाउ, ठीक है, तो ये हमारा फोकस है। उस दिन आपने देखा होगा कि जो संजय भसीन साहब थे, संजय भसीन साहब बार बार डेट की डिमांड कर रहे थे, 2-3 बार उन्होंने कोर्ट को इस बात को बोला था, लेकिन कोर्ट उनको डेट देने के मूड में नहीं थी, ये भी आपने देखा होगा। रणविजय सर जो हैं, रणविजय सर को डेंगू हुआ है, डेंगू होने की वजह से वो उन्होंने उस दिन कोर्ट में नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन स्टेट ने उन्हें जबरदस्ती भेजा था उस दिन। आप इस चीज़ को भी समझिए, उनको डेंगू था, डेंगू में वो कोर्ट में बैठे हुए थे, इसलिए वो खड़े नहीं हुए थे, बैठे रहे थे। उनको डेंगू है और वो नहीं अपीयर होना चाह रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको ये बोला कि मैटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपको जाना ही पड़ेगा, इसलिए वो कोर्ट में आए थे। अंत में संजय भसीन साहब ने ये बोला कि उनको तबीयत सही नहीं है, तो थोड़ा मुझे टाइम दे दीजिए 2-4 दिन का। बीच में 10 दिन की लगातार छुट्टियां थी दीपावली की, जिस वजह से ये जो 3 नवंबर की डेट मिली है। लेकिन हमारा जो मैटर है 6800 का, 6800 नियुक्त कैसे हो, ये मैटर वहां पर ना चलकर थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में चलने लगा था कल, उस दिन परसों। वो ये चलने लगा था कि ये जो डबल रिजर्वेशन है ये इनको दिया जा रहा है, डबल रिजर्वेशन, उसके तहत ये सीटें दी गई हैं। मैटर कहाँ डाइवर्ट होकर दूसरी जगह चला गया। तो इस वजह से कुछ चीज़ें, देखिए मैं ज़्यादा ओपन नहीं कह सकता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन आप इस समय
इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ज़्यादा उन पर दिमाग नहीं लगाना होता, लेकिन होती अच्छी हैं। हम लोगों को कभी कभी लगता है कि बेकार है, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं और उसको हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। उसके बाद में आपको अगर जो जनरल का अभी मैं जो लोग पूछ रहे हैं ATRE का मुद्दा क्या है, उस पर हम लोग मूव करते हैं। देखिए ATRE जो मुद्दा है, ATRE जो कौन तिवारी है, मोहिनी तिवारी हैं। मोहिनी तिवारी ने ये बोला है कि जो भी बच्चे OBC SC और OBC SC और ST के ऐसे बच्चे जो टेट में रिजर्वेशन या में ले चुके हैं, यानी कि 82 के बीच से 90 के बीच में क्वालिफाई जो लोग किए हैं टेट को, उसके दे आर नॉट एलिजिबल टू टेक द रिजर्वेशन इन नेक्स्ट स्टेज। सेकंड चीज, द कैंडिडेट्स हु आर पासिंग इन OBC कैटेगरी और अदर रिजर्व कैटेगरी, दे आर नॉट एलिजिबल टू फाइट इन जनरल कैटेगरी। तो कहने का मतलब क्या कि अब उनका कहने का मतलब यह है कि ये डबल रिजर्वेशन की श्रेणी में आ गया। लेकिन देखिए एक सिंगल बेंच में अभी की बात है, पिछले 2020 की जब ये भर्ती आई थी, एक अरविंद कुमार शुक्ला जी थे जो हाई कोर्ट में गए थे। उन्होंने भी सेम चीज को रखा था वहां पे, उन्होंने ATRE इंक्लूड नहीं किया था। उन्होंने ये बोला था हाई कोर्ट में जाकर कि द पीपल हु बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरी आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ टेट आर पासिंग इन OBC कैटेगरी कैन नॉट बी शिफ्टेड टू या कैन नॉट बी माइग्रेट टू जनरल कैटेगरी ऑन देयर मेरिट। उन्होंने इस बात को रखा था। इस पिटीशन को उनकी को डिसमिस किया गया था हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट ने यह क्लियर किया था कि जो भी अभ्यर्थी टेट किसी भी श्रेणी में पास कर रहे हों, ये एक रिलैक्सेशन है। टेट क्वालिफाइंग डजंट मीन कि वो नौकरी पा रहा है, कोई गारंटी नहीं है कि वो नौकरी ले रहा है। तो जो टेट है उन्होंने इस श्रेणी में रखा था कि जैसे कि आप BEd BTC में OBC SC में एडमिशन लेते हैं, वहां पे भी OBC SC। इसका मतलब तो ये हो गया, इनका कहने का मतलब कि जब आप टेट में रिलैक्सेशन के साथ पास हो रहे हैं तो आप आगे बेनिफिट नहीं ले सकते। इसका मतलब ये हो गया, आपने अगर BEd BTC में OBC SC में BEd BTC किया है तो आप इस भर्ती में जा ही नहीं सकते हो, OBC में जनरल में फाइट नहीं कर सकते। इनका ये कहने का मतलब सीधा सीधा हो गया, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज को क्लियर किया था कि उन्होंने कहा था कि जो भी एजुकेशनल रिजर्वेशन होता है या रिलैक्सेशन होता है, इट काउंटेड इन आर्टिकल 15, जो भी एजुकेशनल है, जो एजुकेशनल रिजर्वेशन होता है वो आर्टिकल 15 के अंदर आता है, और जो नौकरी पाने का रिजर्वेशन है, जो एम्प्लॉयमेंट का रिजर्वेशन होता है, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 16। दोनों अलग अलग आर्टिकल्स हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं वो आर्टिकल 15 के अंदर आते हैं, और जो भी रिक्रूटमेंट या फिर जो एम्प्लॉयमेंट के रिजर्वेशंस होते हैं वो आर्टिकल 16 के अंदर आते हैं। यहाँ पे ATRE की अब हम बात करेंगे। टेट यहाँ पे एकदम पूरे तरीके से फिनिश होता है। उन्होंने डिसमिस कर दिया था पिटीशन को, यही बोल के कि आपकी ये बात एकदम वैलिड नहीं है। अगर कोई टेट में रिलैक्सेशन के साथ पास हो रहा है, ही कैन फाइट इन जनरल कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ देयर मेरिट, इन टर्म्स ऑफ देयर कट ऑफ। वो अपनी मेरिट में फाइट करेगा जिसमें भी जाएगा। अगर OBC में फाइट करेगा OBC में रहेगा, जनरल में फाइट करेगा जनरल में जाएगा। देयर इज नो बार इन बिटवीन दैट। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। वो मेरिट मैं बता रहा हूं, अरविंद कुमार शुक्ला थे कोई जो गए थे, वो 2020 में पिटीशन डिसमिस हुई है। उसके बाद हम लोग ATRE पे बढ़ते हैं। ATRE जो एग्जाम है एच पर उस दिन संदीप दीक्षित जी ने इस बात को बोला था। इस बात को लोगों ने बहुत इश्यू बनाया। उन लोगों को थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, इंग्लिश शायद उनके समझ में नहीं आती है, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने ये बोला था कि ATRE इज द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, यही बोला था ना, इस पे इन्होंने इशू बनाया। ATRE इज द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, और इसमें गलत क्या बोल दिया?
उन्हें वो आगे बोलते उससे बीच में उनको टोक दिया गया। उनका कहने का मतलब है कि एटीआरई इज द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट बट एटीआरई इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेक्शन। आप सिलेक्शन जब करने जा रहे हो तो ओनली एटीआरई के बेस पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और एटीआरई क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, डजंट मीन कि एटीआरई के बाद बच्चे को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। सो सिंपल कि एटीआरई इज द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो टीचर बनने के लिए मांगी गई हैं 69,000 में, उसमें से एक पैरामीटर है एटीआरई क्वालिफाइंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। विदाउट क्वालिफाई किए हुए आप उसमें आप भर्ती में नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा सकते हैं, ये उनका कहने का मतलब है। तो इसमें गलत क्या है? ओवरऑल सेम इसी तरीके से 10th अगर आपने नहीं करी है तो आप इसमें नहीं जा सकते, या 12th नहीं करी है तब नहीं जा सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन नहीं है तब भी नहीं जा सकते हैं, बीएड बीटीसी नहीं है तब भी आप टेट में नहीं बैठ सकते हैं। सारी की सारी मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर आपने बीएड बीटीसी नहीं किया है तो आप टेट में नहीं बैठ सकते हैं, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। भले ही आपने वो बीएड बीटीसी जनरल में किया है, ओबीसी में किया है, एससी में किया है, डजंट मैटर, वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। सेम 69,000 वैकेंसीज में रिक्रूटमेंट के टाइम पे जब सिलेक्शन प्रोसेस जहां से स्टार्ट होता है 16 मई 2020, जहां पे आपसे फॉर्म मांगा गया था, वहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में एटीआरई को रखा गया। एटीआरई इज द मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम। अगर आप उसको क्वालिफाई करे हो तो आप फॉर्म भरिए, नहीं हो तो आप घर बैठिए। ये सिंपल सा लॉजिक है। दूसरी चीज, जो बच्चा मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, सिंपल, ये हमारी अपनी रहेंगी दलील। उसके बाद दूसरा मैं लॉजिक बताता हूं। कोई शत्रुघ्न है बोल रहे हैं जज साहब ने गलत, वकील साहब ने गलत बोला था, क्या बताऊं मैं इनको, छोड़ो। आप एक बार एक काम कीजिए, एक नया वकील ले आइए, सही बुलवा लीजिए, दिक्कत कहां उसमें। एक अकेला वकील है क्या तुम्हारे पास? गलत बोला है तो क्यों ला रहे हो उसको? मत लाओ, मैं बैठा देता हूं और उसके बाद आप बहस करवाओ। मैं अभी इन चीजों पे भी आऊंगा, ठीक है, परेशान ना हो। उसके बाद जो 90 नंबर ओबीसी का बच्चा लेकर आ रहा है, ठीक है, और जो 97 नंबर लेकर जनरल का पास हो रहा है, 90 नंबर मींस आपका 36 पॉइंट जुड़ेगा, और 97 नंबर मींस कि आपका 38.8 जुड़ेगा। जो 36 नंबर वाला बच्चा है, 36 क्वालिटी पॉइंट जिसका है, वो 38 वाले को कॉम्पीट कहां कर रहा है? कैसे कर लेगा वो? 36 वाला 38.8 वाले को कॉम्पीट तब करेगा जब उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छा होगा, उसका मेरिट अच्छा होगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो एटीआरई में जो रिलैक्सेशन लेके पास हुआ, वो जनरल को नुकसान कहां पहुंचा रहा है? वो तो नुकसान पहुंचा ही नहीं रहा है, सिंपल सी बात है। विजय सांखला का जो ऑर्डर है वो यही कोट करता है कि अगर किसी ने टेट में रिलैक्सेशन के साथ पास हुआ या कोई ज्यादा नंबर के साथ पास हुआ तो उसको नुकसान थोड़ा ही ना पहुंचा रहा, कहां से पहुंचा रहा है? अगर वो उसको नुकसान पहुंचा रहा है तो अपने एकेडमिक के दम पे जाएगा, वो आगे बढ़ के एकेडमिक के दम पे जा रहा है वो, ना कि इस एग्जाम के दम पे जा रहा है। इस एग्जाम पे के दम पे तो जा ही नहीं रहा है। इस एग्जाम पे के दम पे तभी जाएगा जब वो 98 नंबर लेके आएगा, 97 से ज्यादा लेके आएगा, अदरवाइज नहीं नुकसान पहुंचा पाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरी चीज, एटीआरई पास करने वाले 1,46,060 कैंडिडेट्स हैं। अगर एटीआरई में किसी ने कोई भी बेनिफिट लिया, मान लिया कोई बेनिफिट आपके हिसाब से लिया, ठीक है, वो अपने रिलैक्स्ड मोड में पास हुआ या फिर वो अपने किसी तरीके से पास हुआ, तो वो अभ्यर्थी वहां से पास होने के बाद क्या इसको जॉब की गारंटी मिलती है? नहीं मिलती। जब वहां पे आपको जॉब की गारंटी नहीं मिल रही है तो किस चीज का रिलैक्सेशन की बात कर रहे हो आप? कहां रिजर्वेशन मिल गया? रिजर्वेशन, आप रिजर्वेशन को समझिए। रिजर्वेशन क्या है?
रिजर्वेशन एक ऐसी बॉडी है जो ये इंश्योर करती है कि किसी भी वैकेंसी में 27% ऑफ ओबीसी इंश्योर होने चाहिए, मिनिमम इतने होने ही चाहिए, इससे ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते, ये इंश्योर करती है। एससी कैटेगरी 21% मिनिमम होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए। ये रिप्रेजेंटेशन को शो करता है कि इतना मिनिमम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर ATRE 90 नंबर, 91, 95, 97, 96 नंबर तक उसने पास किया तो डजंट मीन कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहा है भर्ती में। इस चीज को समझो, वो रिप्रेजेंटेशन तब देगा वहां पे भर्ती में जब उसका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं दे पाएगा। और जब सिलेक्शन लेने जा रहा है तो अगर जनरल कैटेगरी से ऊपर उसका कट ऑफ मार्क्स है तो वो जनरल में क्वालिफाई माना जाएगा। मिनिमम जो भी 27-21% रिप्रेजेंटेशन होता है वो उससे नीचे वाले जनरल कट ऑफ के नीचे वाले कैंडिडेट्स के लिए होता है, ना कि जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के ऊपर कट ऑफ लाने वालों के लिए होता है। इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा और इन सब चीजों को हम लोग इंश्योर करेंगे। नंबर तो आने दो। उसके बाद एक और बात आती है, अभी एक पुलिस की भर्ती हुई थी यूपी में, उसमें एक हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में एक लड़की को जनरल से ज्यादा क्वालिफिकेशन कट ऑफ मार्क था उसका, लेकिन उसको जनरल में ट्रीट ना करके उसको ओबीसी में ट्रीट, महिला रिजर्वेशन के नाम पर उसको उसमें ट्रीट किया गया, जो हमारा सेम मैटर है। सेम मैटर हमारा भी है। यहाँ पे भी फीमेल को जो जनरल से ऊपर क्वालिफिकेशन कट ऑफ लेकर आई थी उनको महिला रिजर्वेशन के नाम पे ओबीसी से माइनस कर दिया गया था, जिसकी वजह से ओबीसी को नुकसान हुआ। सेम मैटर पुलिस में 2013 वाली भर्ती में था, उसमें भी सेम यही हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट से उसका ऑर्डर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एकदम क्लियर बोला कि जो भी अभ्यर्थी वेदर ही बिलोंग्स और शी बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरी और मेरिटोरियस कैंडिडेट, if they are getting the marks equal or greater than to general category, they should be treated as general category, they cannot be treated as reserve category, whether they have taken any of the advantage of relaxation। उन्होंने रिलैक्स्ड मोड में एग्जाम पास किया या रिलैक्स मोड में उनको एज में वरीयता दी गई, पैसे में दी गई, या फिर एग्जामिनेशन में कोई भी उनको रिलैक्सेशन दिया गया, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स इफ दे आर गेटिंग इक्वल और ग्रेटर देन कट ऑफ टू रिजर्व कैटेगरी। सिंपल सी बात, आप उस ऑर्डर को पढ़ेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जस्टिस यू ललित साहब ने वो ऑर्डर पास किया था, सिंगल बेंच का नहीं है वो। और ऐसे हमारे पास, ये मैंने सिर्फ इन ऑर्डर्स का इसलिए जिक्र कर रहा हूं, ये मार्केट में बहुत पहले से घूम रहे हैं इसलिए, जो और इनके अलावा हम लोग के पास है, मैं उनका जिक्र अभी नहीं कर सकता हूं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब इस चीज में ये हो गया हमारा पक्ष। अब उन लोगों का जो पक्ष है वो लोग ये कहते हैं कि एनसीटी दिल्ली का एक रिक्रूटमेंट था, उसमें कोई प्रदीप कुमार थे, मेरे ही नाम राशि थे, वो भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट थे। ठीक है, उनको रिजर्व कैटेगरी में उनको चाहिए था, जनरल में फाइट कर रहे थे अपने नंबर के बेस पर दिल्ली में, लेकिन उनको जनरल में ट्रीट नहीं किया गया, उनको रिक्रूटमेंट में वो उनको नौकरी नहीं मिली। वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो दिल्ली की भर्ती थी, और दिल्ली में अगर कोई भी अदर स्टेट का बच्चा एग्जामिनेशन देता है या फिर भर्ती के लिए अप्लाई करता है, ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एज रिजर्व कैटेगरी। वो तब तक ट्रीट नहीं होता है जब तक उसके पास दिल्ली का खुद का रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं होगा या वहां की रेजिडेंशियल मान्यता नहीं होगी, तब तक वो ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी भी अदर स्टेट का बच्चा दिल्ली में जाता है और दिल्ली के उसके पास क्या बोलते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होता है या जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है, तो उसको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है। बेशक आपके पास उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र या हो, ओबीसी का हो, चाहे ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो उनके साथ ये हुआ था कि उन्होंने अपने स्टेट में
CTET को अपनी कैटेगरी में पास किया था ओबीसी में। उन्होंने फिर वहाँ पे अप्लाई किया दिल्ली में अप्लाई करने के बाद उनका जो कट ऑफ हुआ वो जनरल से ज़्यादा था, जनरल से ज़्यादा था। तो उनका ये कहना था किसी एक अभ्यर्थी का कि उनको जो मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने CTET अपनी कैटेगरी में पास किया है, इसलिए सरकार ने उनको जनरल ट्रीट करने से मना कर दिया, क्योंकि आपने अपने यहाँ पे ओबीसी में पास किया है, हमारे यहाँ पे आप जनरल के कैंडिडेट हुए, हम आपको जनरल में ही फाइट करा सकते हैं। इसके लिए आपका ये जरूरी होना था कि आप CTET जनरल कैटेगरी में फाइट करते दिल्ली के हिसाब से, ये कहना था, इसलिए उनको ट्रीट नहीं किया गया। ये उन्होंने ऑर्डर लगाया। देखिए, अगर इस ऑर्डर को कोट किया जाए, उसमें यह भी कोट किया गया कि अगर हम इस रिलैक्स मोड को अगर ये कहते हैं कि अदर किसी स्टेट की भर्ती होती तो विकास सांखला का जो ऑर्डर है वो खत्म हो जाता, डाइल्यूट हो जाता, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये अदर स्टेट का कैंडिडेट है जो दिल्ली में आके अप्लाई कर रहा है, जो दिल्ली का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं रखता है। ठीक है, तो उनके अलावा अभी एक दो ऑर्डर भी हैं जो उन्होंने और लगाए हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है उनके पास भी अच्छे वकील हैं। अमरीन कौन है उनके पास, नाम भूल गया, HS परियार हैं, और एक और हैं कोई त्रिपाठी हैं, लेकिन वो भी अच्छे वकील हैं। जैसे आपके पास अच्छे वकील हैं, उनके पास भी अच्छे वकील हैं। ये एक बहस का मुद्दा है, हम अपना पक्ष रख रहे हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे, सरकार अपना पक्ष रखेगी। उस दिन प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि सरकार इस चीज पे प्रिपेयर नहीं थी, या फिर इस चीज पे बहस नहीं करना चाह रही थी। आप इस चीज को समझ सकते हैं। जब सरकार थोड़ी साइलेंट हुई तो हमारे वकील साहब बोले उसमें, और यही होता है कोर्ट के अंदर। लेकिन मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप इस चीज को समझिए। संदीप दीक्षित साहब को हमने 1.5 लाख रुपए दिया। जब मोहिनी तिवारी पे हमने उनसे बहस करने के लिए बोला, तो उनका ये कहना था, देखिए मैं 6800 की तरफ से आपने हायर किया, ठीक है, मेरा कर्तव्य है कि 6800 को नौकरी मिले, यही हुआ। अगर आप चाहते हो कि मोहिनी तिवारी एक सेपरेट मैटर है, वो पूरी भर्ती को चैलेंज कर रहा है, वो सिर्फ 6800 को नहीं कर रहा है, वो पूरी भर्ती को चैलेंज कर रहा है। अगर आप चाहते हो तो कि मैं उस पर भी बहस करूं तो आप मुझे उसका भी चार्ज दीजिए, उनका ये कहना था। अब आप ये सोचिए, हमने उनको कैसे ही मनाया, कुछ भी करा, हालांकि उन्होंने उस पर बोला मोहिनी तिवारी पे, जो केस के हिसाब से नहीं बोलना था, जैसे कि LP मिश्रा ने किया। लेकिन हमारी प्राथमिकता नौकरी है, हमारे वकील की प्राथमिकता यह है कि जो मेरा क्लाइंट है इसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है, तो दे शुड नॉट बी अफेक्टेड विद दिस रीजन कि मुझे उसके अलग फीस से चाहिए था या नहीं, बुला बुला। वहां कोर्ट में ये सब नहीं करते हैं वो, उन्होंने हमसे बोला। लेकिन अदर हैंड अगर हम बात करें, जो दूसरे वकील साहब थे, डॉक्टर साहब, वो क्यों नहीं बोले? वेदर दे आर नॉट पेड, ईदर दे आर नॉट ब्रीफ्ड, क्या रीजन है? आप, हाँ, अमरीन्द्र त्रिपाठी थे दूसरे वकील, थैंक यू। तो कहने का मतलब ये नहीं, मैं यहाँ पर कुछ गलत नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई, जब संजय भसीन साहब बहस कर रहे थे तो बहस के टाइम पे उन्होंने एक पत्रावली निकाली थी उसकी बेसिक की, उसमें उन्होंने ये पढ़ रहे थे कि जो टेट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, दैट इज फॉर ओबीसी इज 45% एंड फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट दैट इज 50%, उन्होंने ये बोला था। वहां पर हमारे संदीप दीक्षित सर ने उनको सही किया था कि ये आप गलत, माय लॉर्ड, दिस इज नॉट द मिनिमम क्वालिफिकेशन, दिस इज नॉट द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाज 55% फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड 60% फॉर जनरल कैटेगरी। अगर कोई बहस कर रहा होता है तो कॉमा माइनस इधर उधर इज नॉट, हो सकता है, दिस इज वेरी सिंपल और सबके साथ होता है। अगर किसी को ये लगता है कि उन्होंने ये बोल दिया, ये कंटेंशन में नोट नहीं होती ये सब चीजें। अब ये भी समझिए, कंटेंशन में वो नोट होता है जो लीगल होता है और जो आप ऑन पेपर दे रहे हैं। ये सारी बहस ओरली हुई थी, आपने ऑर्डर में देखा होगा, कुछ भी नोट नहीं हुआ।
जब डिवीजन बेंच का ऑर्डर आया था, डिवीजन बेंच के ऑर्डर में सब कुछ लिख के आया था। वो इसलिए लिख के आया था क्योंकि वहां पे ऑन पेपर रिटन में दिया गया था। जो ओरली चीजें होती हैं वो बहुत कम, जैसे एजी साहब की ओरली चीजें मेंशन हुई थी 27 जनवरी के ऑर्डर में, लेकिन वो राजन रॉय साहब थे जो हर चीज को, कुछ भी कोई भी बोलता है उसको नोट कराते हैं, लेकिन वो वैलिड नहीं होती हैं। अगर वो वैलिड होती तो आज आप नौकरी कर रहे होते, आप बाहर नहीं बैठे होते। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब 10 वकील कोर्ट में खड़े होते हैं कि एक अगर वकील बोल रहा है, अगर ही उसका मतलब कुछ भी इधर उधर बोलते बोलते कुछ भी बोल देता है तो दूसरा वकील उसको ठीक करता है। और ये नियम है, बेसिक से नियम है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ सोचने या समझने की, एलिगेशन एंड ऑल की जरूरत ही नहीं है किसी के पास। वेदर आप क्या कर रहे हैं कोर्ट में ये मैटर करता है, लेकिन आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। प्रॉब्लम ये है, संदीप दीक्षित पूरे तरीके से उसको पूरी बहस करीब आधे एक घंटे तक बोलते नजर आए। कोर्ट में जो लोग थे उनको पता है कि कितने इंपॉर्टेंट थे संदीप दीक्षित और कितने इंपॉर्टेंट तरीके से केस को लड़ रहे थे, उनके लिए इस केस की प्राथमिकता क्या थी। और दूसरे वकील जो बैठे हुए थे उनकी प्राथमिकता इस केस के लिए क्या है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू असैसिनेट दिस अगेन एंड अगेन। हमें नौकरी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। नौकरी मतलब नौकरी, ठीक है। ये हो गई बात। मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें सब चीज़ें होने लगती हैं कि दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब उसके बाद आती है बात, देखिए मैंने जो चीज़ें आप लोगों को बताई, अभी हम लोग आगे क्या करने जा रहे हैं वो आपको बता देता हूँ। हम लोग चाह रहे हैं कि जो 19 अक्टूबर को आपको कोर्ट में देखने को मिला, 19 कुलदीप जी देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, संदीप जी ने यह बोला कि ATI इज द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट बट नॉट द सिलेक्शन प्रोसेस। उसमें गलत क्या है? किसी को यह लगता है तो पढ़ा लिखा नहीं है, सिंपल सी बात है। यार एक बात बताइए, जब नोटिफिकेशन 2018 में आया था 69,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन 2018 में आया, सिलेक्शन प्रोसेस मई 2020 में स्टार्ट हुआ, तो वो पार्ट नहीं हुआ, उसका नंबर नहीं जुड़ रहा है क्या? 10th का भी तो जुड़ रहा है उसमें, लेकिन उस टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं आया था। सिंपल सी बात है यार, इसमें कोई अगर थोड़ा समझ में आता है तो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या बोला जा रहा है। और अगर किसी को ये लगता है कि ही वाज रॉन्ग, मैं जो भी अगली ब्रीफिंग हो मैं जाऊंगा, एंड ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड टू कम देयर, और इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड। अगर एक सिंगल यही खासियत है, आज तक मुझे बता दीजिए आपको जो बात बताई गई हो वो गलत निकली हो। क्या मैंने कभी आपको ये बोला कि इस महीने में आपको नौकरी मिल जाएगी, इस डेट को नौकरी मिल जाएगी? जो लीगल है वो होगा। और मैं आज इस बात को फिर से, इस बात को एकदम आश्वस्त कर रहा हूं कि जो लीगल है वो नौकरी लेगा, आज नहीं तो कल। टाइम का बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। और देखिए टाइम का इंतजार करना पड़ रहा था, अगर 20 तारीख को डेट लग गई होती तो 20 तारीख को आपके फेवर में, और मैं बता रहा हूं दीपावली के बाद 10-15 दिन के अंदर ऑर्डर रिलीज हो गया होता। और अगर हमें उस टाइम पे डिस्टर्ब मार्च में नहीं या अप्रैल में नहीं किया गया होता तो मई में आज नौकरी कर रहे होते। आज की डेट में हम लोग इस चीजों को समझना पड़ेगा। जहां पे भी मैटर खत्म होने की कगार पे होता है कि वहां पे बड़ी अम्मा बनने की कोशिश करी जाती है। अरे आप इतनी बड़ी अम्मा हो तो आप कराए क्यों नहीं? आप लीगल चीजों से क्यों डरते हो? हर चीज का सॉल्यूशन एक ही नहीं होता। अगर आपको बुखार आया है तो बुखार की दवाई लेनी पड़ेगी, अगर आपको जुकाम हुआ जुकाम की दवाई लेनी पड़ेगी, अगर आपको बाकी और कोई प्रॉब्लम है तो पैर में दर्द हो रहा है या आंख में दर्द हो रहा है, नाक कान में कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो उसके लिए आपको उसकी दवाई लेनी पड़ेगी। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन के अनुसार सारी चीजें चेंज होती हैं। इन चीजों को समझना पड़ेगा। जहां पे धरने की जरूरत है वहां धरना करना पड़ेगा, जहां पे आपको कोर्ट में लड़ने की जरूरत है वहां आपको कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर किसी को
ये लगता है कि छोड़ो, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता, ठीक है। तो जो नए जज साहब आए हैं, जज साहब ये सरकार के वकील रहे हैं शुरू से एंड तक, जब तक इन्होंने वकालत करी। और जज बनने के बाद मतलब शुरू से एंड तक, चाहे वो जनरल की सर्विस मैटर हो, चाहे क्रिमिनल मैटर हो, चाहे सिविल मैटर हो, सबकी वकालत उन्होंने की है। मतलब इनके सरकार के पास हमेशा एलिगेशंस लगते हैं और ये रेस्पोंडेंट में हमेशा उनका जवाब देते आए हैं। तो कोई भी साथी इसको नेगेटिव ना ले, मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव होना चाहिए सबके लिए, 6800 के लिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं, जैसे जितेंद्र सिंह का है, इंदिरा साहनी का है, ठीक है, और विकास सांखला का है, ये सारे के सारे हमारे फेवर करते हैं। ऑल ऑफ दीज ऑर्डर्स बिलोंग्स टू सुप्रीम कोर्ट। कोई भी ऑर्डर, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के हैं। नियमावली है आपके फेवर में है, लेकिन सब आप लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये एक बहस का बिंदु है। बिना बहस किए मैटर नहीं सुलटे जाते हैं। तो किसी दिन किसी का वकील अच्छी बहस करेगा, किसी दिन किसी का पलड़ा भारी लगेगा, किसी दिन किसका पलड़ा भारी करेगा। अंततः जब, क्योंकि देखिए, जब केस सॉल्व होने वाला होता है तो एक चीटी भी आके बोलती है तो उसका पक्ष सुना जाता है। मतलब चीटी इन द सेंस कि छोटे से छोटा वकील कोई भी होगा, उसका पक्ष भी सुना जाएगा। उसको बिना सुने जवाब नहीं, ऑर्डर फाइनल नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट है, यहाँ वैलिड है, यहाँ वैलिड नौकरी करेंगे, इनवैलिड है नौकरी करेंगे नहीं करेंगे, उसकी गारंटी मेरी और आपकी नहीं है। वो सरकार तय करे, कोर्ट तय करे, लेकिन जो लोग वैलिड हैं उनको नौकरी देनी पड़ेगी। ये कॉन्फिडेंस आपके अपने अंदर होना चाहिए, सबके अंदर होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस मुझे मेरे अंदर होना चाहिए, सभी के अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जहां ये कॉन्फिडेंस लूज होता है वहां सामने वाला आपके ऊपर हावी हो जाता है। जहां आपका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ वहां सामने वाला आपके ऊपर हावी हो गया। इस कॉन्फिडेंस को आपको लूज नहीं होने देना है किसी भी कीमत पर। अब हम बात करते हैं, देखिए, जितनी भी प्लीडिंग होती हैं कोर्ट के अंदर, जितनी भी चीजें चेंज एक्सचेंज होनी होती हैं, सब की सब, जितनी भी बहस होती हैं कोर्ट में, वो सब की सब आपकी डिपेंड करती हैं आपके वकील के ऊपर। हम लोगों ने जरूरत के अनुसार सारी चीजों को समय समय के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार चीजों को चेंज किया है। अभी हमें लगा कि हमारा पक्ष और मजबूत करने के लिए एक ऐसे लॉयर की जरूरत थी हमें, जो हम सुप्रीम कोर्ट को लेकर आए। कहीं ढिंढोरा नहीं, और वो मुझे पीटना भी नहीं उसका, क्योंकि यहां केस इंपॉर्टेंट है, केस निकलना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किसने उसके पीछे कितनी मेहनत करी, क्योंकि अगर आप सक्सेस होते हैं तो आपकी वाहवाही होती है। अगर आप कितनी भी मेहनत करके भी अगर आप गलत साबित हो जाते हैं, अगर सक्सेस नहीं होते हैं तो आप गलत ही काउंट किए जाते हैं, चाहे कितनी भी आपने कुछ भी मेहनत करी हो। आपकी मेहनत को काउंट तभी किया जाता है जब आप सक्सेस होते हैं, अदरवाइज काउंट नहीं किया जाता है। इस केस में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या केस ट्रैक पे चलना चाहिए, इसके लिए हमने किसी को लगाया। केस में क्या प्लीडिंग्स होनी चाहिए, उसके लिए ड्राफ्टिंग के लिए एक लोग को सिर्फ ड्राफ्टिंग के लिए लगाया। केस में क्या लीगल एविडेंसेस होने चाहिए, उसके लिए एक अलग से लगाया। क्या हमें स्टडी करनी चाहिए, वो हम कर रहे हैं। क्या वकील साहब की ब्रीफिंग होनी चाहिए, ब्रीफिंग में कौन कौन अवेलेबल होने चाहिए, कौन वकील कहाँ से आने चाहिए उस चीज़ के लिए ये जिम्मेदारी हमारी है और हम उस चीज़ को कर रहे हैं। डिपेंडेंसी यहाँ पे जो होती है, डिपेंडेंसी किसी एक के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, किसी की भी। जो भी काम होते हैं वो डिवाइड करके ही होते हैं, और जिस हिसाब से चीजों को देखते हुए जहां जरूरत होती है वहां पे लगाया जाता है। जहां में जिस दिन हमें जरूरत और भी लगेगी और भी किया जाएगा।
जो हमें आगे की जरूरत दिख रही है वो हम कर रहे हैं, हमें पता है उसमें कितना खर्चा होना है। मैं आप लोगों को वो चीज़ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे पैसा किसी को देना नहीं है, मतलब 5 लाख नहीं देना है। मुझे केस की बात कर रहा हूँ, केस में मेरा अभी और खर्चा आना है और वो 3 तारीख से पहले आना है, क्योंकि यहां पे बहस का मुद्दा बना हुआ है। इस बहस के मुद्दे को जितनी मजबूती से आप रख पाओगे, यहां पे आप निकाल गए, आप केस जीत गए। तो इसलिए जहां पे जो भी कुछ करना पड़ेगा वो हम करेंगे, इस चीज को सबको समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये लगता है, किसी को भी, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने जानने वाले खुद सहयोग करें, करवाएं, क्योंकि आपका जो भी सहयोग इससे पहले किया आपने, माफ़ी चाहूँगा, आवाज़ कट रही थी तो मैंने दोबारा से वाईफाई लेके कनेक्ट किया है। अभी आप जुड़ेंगे सभी लोग। अभी आ रही है आवाज़ मेरी?